हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सनी यादव एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फन इन पाठशाला। तो मैं इधर हूं आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए और मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, वो भी क्लास 9th और 10th की। तो हमारा मोटिव क्या है यहाँ पे, एजुकेशन लेना, वो भी बड़े मज़े के साथ। ठीक है, तो हमारी फिजिक्स की सीरीज़ में यहाँ पर चैप्टर 1 क्लास 10th का ख़त्म हो चुका है। अब चैप्टर 2 चालू हो गया है, जिसका एक लेक्चर मैंने फिनिश कर दिया है। तो ये लेक्चर 2 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी डिफरेंट टाइप की शेप के वायर होते हैं या कंडक्टर होते हैं, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होता है। हम यहाँ डिस्कस करेंगे उनके वो कौन कौन सी चीज़ पर डिपेंड करते हैं, यानी उनका नेचर क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, और उसका डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब जल्दी से बिना देरी किए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल वाला नोटिफिकेशन का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे क्या है आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और कुछ भी परेशानी हो, जो पूछनी हो आपको, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर हैविंग डिफरेंट शेप्स। तो पहली जो हमारी शेप आती है उसमें क्या आती है, करंट, एक स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगे, उसका नेचर क्या है, कौन कौन सी चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी जो शेप है वो है सर्कुलर लूप। ठीक है, सर्कुलर लूप में देख लेना। और तीसरी जो शेप है सोलोनॉइड। सोलोनॉइड में क्या डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, कौन कौन सी चीज़ पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, अब आते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। पहली हेडिंग डाल दीजिए, द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है, डाल दीजिए। तो आपके पास है एक करंट कैरिंग वायर देख लीजिए, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यानी यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, एक करंट फ्लो हो रहा है एक वायर के अंदर, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जनरेट हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स वाई करंट कैरिंग वायर अराउंड इट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हुज सेंटर लाई ऑन द वायर। ठीक है, लिख लीजिए। अब आती है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहना चाहता है, इसका नेचर क्या है। इसका नेचर आप सब देख सकते हो, द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज सर्कुलर नेचर की होती है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप सब जानते हो, जिसका सेंटर एक होता है और आसपास में सर्कल बहुत सारे होते हैं, यानी इन सर्कल की डिफरेंट रेडियस होती है और सेंटर एक होता है। ये होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, अब ये कौन कौन सी चीज़ पर डिपेंड करती है, ये देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की डिफरेंट रेडियस होती है। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। पहला पॉइंट तो इसका आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड्स ऑन करंट। ठीक है, मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है इस वायर के अंदर। जितना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट है करंट कैरिंग वायर। जैसे अब मेरे को इसमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पी पॉइंट पर बताओ ज़्यादा होगा। एक है मेरे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है P1, एक पॉइंट है P2। P1 और P2 आप ये देखो, इसमें वायर के पास कौन सा पॉइंट है, P1 है ना। ठीक है, तो P1 पॉइंट है वायर के पास और P2 पॉइंट है वायर से थोड़ा दूर। तो आपसे मैं पूछूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताओ, कौन मैग्नेटिक फील्ड जो है किस पॉइंट पर ज़्यादा होगी। तो जो पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी जो वायर के पास पॉइंट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी। यानी इस डिस्टेंस को बोलेंगे हम R1 बोल देता हूँ, और इसको बोलता हूँ मैं R2। यहाँ पे R2 डिस्टेंस क्या है, बड़ी कौन सी डिस्टेंस है, R2। यहाँ R1 क्या है, छोटी। तो R2 जब बड़ी डिस्टेंस है, तो मैं कह सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, ये जो डिस्टेंस है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप इधर लिख सकते हो हेडिंग डाल के, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर एट दैट पॉइंट इज, पहला पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यानी जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ध्यान दो इधर एक और बार, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस
फ्रॉम द बायर एट दैट पॉइंट, यानी जैसे जैसे बायर से डिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है, इधर इधर, वैसे वैसे मैग्नीट्यूड क्या है मैग्नेटिक फील्ड का उस पॉइंट पर कम होता जाएगा। ये बात इतनी ध्यान में आई। डिस्कस करते हैं डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, मतलब एक स्ट्रेट वायर है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनना है उसका डायरेक्शन क्या है। तो इसमें आपको दो टर्म यूज होंगे, एक होगा क्लॉकवाइज, एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बता दूं। देखो आपके बगल में क्लॉक आ चुकी है, उसमें क्लॉक क्या है, जिस डायरेक्शन में क्लॉक रोटेट कर रही है उस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज। यानी आप अपनी ये उंगलियां लीजिए और अंगूठा लीजिए, ठीक है, आप इन उंगलियों को कर्ल कीजिए उस डायरेक्शन में जिधर क्लॉक मूव कर रही है। तो ये उंगलियां किधर कर्ल होंगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये जो आपका थंब है वो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये। अगर यही डायरेक्शन क्लॉकवाइज क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन होती है, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, जब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन होती है तो उसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी पहले ये क्लॉकवाइज थी, अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, ऐसे मूव करेगी क्लॉक, वो क्लॉक नहीं मूव करेगी, मतलब क्लॉक के अपोजिट जाना है इस तरीके से, और जो करंट होगा वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है, या ये अंगूठा जो होगा अपना थंब वो बाहर की तरफ होगा। तो इसी तरीके से अब इधर आप एक सेटअप देख लो, फोटो देख लो, एक हाथ में करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, उसका करंट जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में हमको क्या करना है, थंब को पॉइंट करना है। क्या करना है, थंब को पॉइंट करना है, जिस तरीके से ये कर लिया, ठीक है। अब मेरे को अपनी उंगलियों को घुमाना है, कर्ल करना है, ठीक है। अब मैं ऐसे कर्ल कर रहा हूं, तो आप बता सकते हो कौन सी डायरेक्शन है, नीचे नीचे क्लॉक रख के देख लो, ठीक है, कहाँ घूम रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हम कह सकते हैं जब कभी भी अपर डायरेक्शन में मतलब अपवर्ड करंट फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है। यानी किसी भी वायर में करंट जो है ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन क्या है, इस तरह, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लीजिए ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं एक यही दूसरा क्वेश्चन, अगर मेरे पास वायर है उसमें जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो आप मेरे को बताइए इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ये डायरेक्शन निकालने का जो रूल है ना, इसी रूल को बोलते हैं हम क्या, मैक्सवेल क्रॉकस्क्रू रूल या मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको। अब मैक्सवेल क्रॉकस्क्रू रूल में कुछ नहीं है, एक स्क्रू होता है हमारे पास, जिस डायरेक्शन में करंट मूव करता है, जैसे मान लीजिए करंट आपकी तरफ वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो मैं स्क्रू को ऐसे रोटेट करूंगा, यूं जूम जूम जूम, ठीक है, स्क्रू रोटेट हो रहा है। तो जैसे जैसे करंट आगे बढ़ रहा है ना, स्क्रू आगे भी बढ़ रहा है और रोटेट भी हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू आगे बढ़ रहा है उस डायरेक्शन में तो करंट होगा, और जिधर ये रोटेट हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज होगा। इसी तरीके से अगर करंट पीछे की डायरेक्शन में होगा, यानी मेरी तरफ होगा, अगर मैं इसको पीछे ऐसे रोटेट करूंगा तभी तो ये पीछे आएगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, समझ गए हो आप, ऐसे घूम रहा है हाथ मेरा, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहाँ मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दो, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ पे करंट क्या है, डाउनवर्ड, आई डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मेरे को बताओ इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। कुछ नहीं करना, आपको अंगूठे को लेना है, थंब को लेना है, उस करंट कैरिंग वायर की तरफ पॉइंट कर देना है, करंट की तरफ, ठीक है। और इस वायर को ऐसा समझो कि मैंने ये हाथ में पकड़ लिया, ये वायर उठा के मैंने हाथ में पकड़ लिया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ, और मैंने उंगलियों को कर्ल किया, कर लिया, किधर की तरफ उंगली कर्ल हो रही है मेरी, क्लॉक रख के देख लो नीचे यार, ये क्लॉक रखी है मेरे नीचे, मैंने इमेजिन कर लिया, ठीक है, इधर की तरफ कर्ल हो रही हैं 12 1 2 3, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप इधर लिख सकते हो क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब एक और चीज बताओ मेरे को, देखो मैं कभी भी बोलूं कि मेरा वायर जो है इस तरीके से है, ठीक है, मतलब मेरा वायर ऐसे रखा है, अब मैं ऐसे वाला फिगर तो बना नहीं सकता, तो इसको मैं पॉइंट करूंगा ऐसे क्रॉस से,
क्रॉस का मतलब हो गया आपका इनवर्ट्स, इनवर्ट, ठीक है, मतलब करंट किधर फ्लो कर रहा है, इनवर्ट डायरेक्शन में, अंदर की तरफ। तो जब भी मैं कभी एक वायर बना दिया, जैसे मेरा एक वायर है ये ऐसा, इसमें करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, अंदर की डायरेक्शन में, तो मेरे को बता सकते हो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? कुछ नहीं, करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है तो अंदर की तरफ इसको थंब को रख लीजिए और उंगलियों को कर्ल कर दीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से। ये क्या है, क्लॉकवाइज। सीधे से बोलो यार, क्या है, क्लॉकवाइज। इतनी बात पल्ले पड़ी? हाँ, तो ये सेटअप देख लीजिए, यही है, डायरेक्शन बताना है मैग्नेटिक फील्ड का कि एक करंट कैरिंग वायर से क्या होता है इसका डायरेक्शन, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड टॉपिक, इसको रफ कर दें, ठीक है, क्योंकि मेरे पास है सिर्फ इतनी ही जगह। अब हम डिस्कस करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, किसकी वजह से, एक सर्कुलर लूप की वजह से। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब आपने सेटअप देख लो, ये एक कार्डबोर्ड है, उस पर ये सर्कुलर लूप बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप देख रहे होंगे बगल में कि यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे बनी हुई है इस तरीके से। तो ये भी तो एक वायर है, मैंने क्या किया था, एक स्ट्रेट वायर को मूव कर दिया है सर्कुलर, ठीक है, सर्कल में। इसी तरीके से यहाँ पर ऐसे ही अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो ये जो है एक पॉइंट है, ठीक है, मैंने बताया था एक वायर पर सेंटर होता है सर्कल का और वहीं से कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते जाते हैं। तो एक ये सर्कल हो जाएगा, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा सर्कल, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब यहाँ होगा इसका सेंटर, ठीक है, यहाँ होगा सेंटर और यहाँ होगा टॉप पॉइंट। तो इसके टॉप पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, यानी ये बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, कह सकते हो आप इनफाइनेट, इनफाइनेट रेडियस का सर्कल बनेगा या इनफाइनेट डायमीटर का सर्कल बनेगा। तो इनफाइनेट डायमीटर होता है तो सर्कल तो कभी बन नहीं पाता, तो फिर क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से इस पॉइंट कॉन्सेंट्रेटिक सर्कल ले लो, ऐसे ऐसे, तो बस यही है ये, ठीक है, सर्कल बढ़ता गया बढ़ता गया। तो आपको याद रखना है इसके सेंटर पे जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है स्ट्रेट होती है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, बढ़ते जाते हैं सर्कल, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम, ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो होता है वो एक डिस्क मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, डिस्क मैग्नेट। आपने बार्ग मैग्नेट तो पढ़ी होगी, पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ी तो वीडियो देख लेना, ठीक है। डिस्क मैग्नेट का रोल क्या है, जैसे हम कभी भी एक वायर को इस तरीके से बेंड कर देते हैं, ये वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर सर्कल, ये एक सर्कल है, ये लूप बोल सकते हैं इसको आप, इसके अंदर जो है करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और उसी मैग्नेटिक फील्ड से ये मैग्नेट बन जाती है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्क मैग्नेट। तो मैग्नेट में आप जानते हो क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्या होता है मैग्नेट में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इस वायर में जो है करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो आप देखो, अगर आप अपना हाथ लेते हो और ऐसे घुमाते हो इसमें, तो आपको ये पता चलेगा ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, बता सकते हो मुझे। मैं अपनी तरफ से इसको देख रहा हूँ, तो ये है ऐसे ऐसे घूम रहा है, 12 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यानी क्लॉकवाइज, क्लॉक की डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी तरफ से देखो, मतलब इधर से देखो, तो करंट ऐसे घूम रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। यानी वायर एक ही है, करंट इधर की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस वाले फेस से देख रहा हूं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, क्लॉकवाइज है। अगर मैं उस वाले फेस से देखता हूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी इसका डबल नेचर है, ये दोगला है एक तरीके से। जैसे अपने दोस्त दोगले होते हैं ना, जब मार पड़ने की बारी आती है टीचर से तो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि सर ये मैंने नहीं किया, इसने किया है। जब खाने पीने की बारी आती है तो एक साथ आ जाते हैं, भाई मुझे भी खिला दे, भाई पेटीज खिला दे। छोटे में आप करते होंगे ये सब। तो इसका भी अपने दोस्तों की तरह ये दोगला नेचर है इसका, ठीक है। जब इस वाले फेस से देखोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जब इस वाले फेस से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो मैं दोनों फेस बना देता हूँ इसके, ठीक है, आपके सामने, और आप इमेज में भी देख सकते हो, ठीक है। तो एक वायर जो है बिहेव करता है, तो आप लिख लीजिए, इट बिहेव एज अ डिस्क
मैग्नेट, ठीक है, स्मॉल डिस्क मैग्नेट। अब यहां पर देखिए ये क्या है, वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, मैं दोनों बना दे रहा हूं आपके सामने, दोनों चित्र बना दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर ऐसे 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 करंट फ्लो हो रहा है, तो आप ये बता सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये मूव करेगा तो एक बन जाएगा नॉर्थ साउथ पोल, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो साउथ पोल बनेगा। कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल, ठीक है। ये बात कैसे याद करेंगे अभी बताते हैं। और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ये सब डायरेक्शन ऐसे कर लो इसकी, ठीक है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो बनेगा नॉर्थ पोल, जूम, ठीक है, तो बनेगा नॉर्थ पोल। अब एक बात बताओ, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी से समझ में आ रहा होगा आपको एन, एन एंटी से समझ में आ रहा होगा आपको एन, एंटी एन, तो एंटी और एन क्या कह रहा है, नॉर्थ पोल। जहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगेगा आपको एक सर्कुलर लूप में तो हो जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज यानी नॉर्थ पोल, और साउथ, और बाद बाकी का बचा क्लॉकवाइज उसमें क्या आएगा, साउथ पोल, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोनों फिगर, उनके नीचे राम कथा लिखी हुई है, वो वही लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है, आप अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सर्कुलर लूप एट द सेंटर इज डिपेंड ऑन, मतलब जब सेंटर पर मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम कभी भी सर्कुलर लूप में तो वो डिपेंड करता है, पहला पॉइंट है करंट, मतलब जितना करंट फ्लो हो रहा है ना उस सर्कुलर लूप में उस पर डिपेंड करता है। तो आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट इन द सर्कुलर लूप, यानी जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा वायर के अंदर उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का। सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे जैसे सर्कल की सेंटर से रेडियस की दूरी होगी या सर्कल बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के। तो आप लिख लीजिए इट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ठीक है। अब जब थर्ड पॉइंट में मैं आपको इससे बता देता हूं, अगर ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न 1 और 2, जैसे जैसे किसी भी सर्कुलर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न बढ़ते जाते हैं, इसमें मैंने 2 नंबर ऑफ टर्न कर रखे हैं, ये मैंने अपनी साइकिल में से निकाला है खासकर आपको समझाने के लिए। जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाता हूं या घटाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है। जब मैं नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, और जब मैं नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है। तो यहां लिख लीजिए आप, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सर्कुलर लूप, ठीक है। तो आप इधर ये भी समझ गए हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कौन कौन से टर्म्स पर डिपेंड करती है किसी भी सर्कुलर लूप की, ठीक है। आप अपने बगल में सोलोनॉइड देख रहे होंगे, तो बेसिकली ये सोलोनॉइड होता क्या है, द सोलोनॉइड is a long coil containing a large number of turns of insulated copper wire is called solenoid। यानी ये जो सोलोनॉइड है इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के, ठीक है, उसी को हम सोलोनॉइड बोल देते हैं। अब देखो बात ये है कि सोलोनॉइड में जब करंट फ्लो होता है, देख रहे होंगे आप सर्किट बना हुआ है, बैटरी लगी हुई है, करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है और उसका मैग्नेटिक फील्ड मतलब अंदर कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है कि नॉन यूनिफॉर्म होती है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें देखो, ये है सोलोनॉइड, देखो बगल में अच्छे से फिगर में, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो सब एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब जो सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, और बाहर जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। कुछ इस तरीके से देख रहे हो आप, ठीक है, ऐसा ही तो है। अब यहाँ हो क्या रहा है, बात क्या है यहाँ पे, मैंने आपको बार मैग्नेट पढ़ाई थी, बार मैग्नेट में क्या होता था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते थे, ठीक है।
अब बार मैग्नेट का भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था, ठीक है, कुछ ऐसा ही सिनेरियो था बार मैग्नेट का। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती थी, साउथ में एंटर करती थी, ठीक है, साउथ में एंटर, नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो सोलेनॉइड है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह प्रिटेंड कर रहा है। तो आप यहाँ एक और पॉइंट लिख सकते हो, इसको रफ कर दूं, ठीक है, a solenoid carrying current, ठीक है, is produced magnetic field as similar as बार मैग्नेट, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो इस पॉइंट को। अब आपको ये पता तो चल गया इस सोलेनॉइड में जो है अंदर की तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है और बाहर की तरफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे पता करना है, आप ऐसा कीजिए, एक दूसरी मैग्नेट लाइए, आप सोलेनॉइड के पहले कोने पर रख के देखिए, अगर वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो जाता है तो उसको बोलिए साउथ पोल। यानी ये आपके पास मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल लीजिए और ये आपके पास सोलेनॉइड है, ठीक है, सोलेनॉइड के इस वाले पॉइंट पर चेक करना है कि ये कौन सा पोल है, नॉर्थ है या साउथ है। नॉर्थ पोल रखोगे, अगर आपने यहाँ पॉइंट रखा तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। अगर ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल हुआ तो ये क्या करेंगी, मैग्नेट रिपल करेंगी। ये दोनों मैग्नेट ही तो हैं एक तरीके से, ये जब रिपल करेंगी तो आप खुद समझ जाना कि ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये अट्रैक्ट करें तो आप खुद समझ जाना ये साउथ पोल है, ठीक है। तो जब आपने एक पोल निकाल लिया तो दूसरा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये अगर नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ लिख लीजिए आप कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, अब यहां आप लिख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज डिपेंड्स अपॉन, पहला कौन सी चीज पे डिपेंड करता है, करंट जो उसके अंदर फ्लो कर रहा है। ये तो हर किसी में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जितना करंट किसी भी वायर के अंदर या सोलेनॉइड के अंदर फ्लो होता है उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो पहला लिख लीजिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड वो करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट लिख लीजिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कॉइल, मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइल होंगे इंसुलेटेड कॉपर वायर के, ठीक है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कॉइल्स। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। कोर का मटेरियल है वो क्या है, स्ट्रेंथ उस पर भी डिपेंड करती है। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए द स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनॉइड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द कोर मटेरियल। तो हमारा बेसिकली पर्पस क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का मटेरियल लेना अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर का जो मटेरियल होता है वो मैग्नेटाइज नहीं होता। मैग्नेटाइज कब होता है, जब उसमें करंट फ्लो करता है। जैसे ही उसमें करंट फ्लो करना बंद हो जाता है तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है, यानी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है जैसे ही उसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। अगर यहीं हम स्टील का लेते हैं तो वो उसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बच जाती है, बेशक हम करंट क्यों ना ऑफ कर दें, ठीक है।